तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर किस आयु वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 18 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 13 वर्ष। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है 10 से 13 वर्ष की आयु से संबंधित है। इसका व्याख्या। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित है। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चा सही या गलत का निर्णय किसके आधार पर करता है? ऑप्शन है अपने स्वयं के मानकों के आधार पर, दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करके, माता पिता के डर के कारण, समाज के नियमों के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करके। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चा सही या गलत का निर्णय दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करके करता है। इसका व्याख्या। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। अगला प्रश्न। अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता में बच्चा कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन है वह नियमों का पालन करता है क्योंकि उसे दंड का डर होता है। वह दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। वह अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। वह केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता में बच्चा कैसा व्यवहार करता है? वह दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अगला प्रश्न। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता का उदाहरण क्या है? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है एक बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। एक बच्चा अपने दोस्तों की मदद करता है। एक बच्चा रेड लाइट पार नहीं करता क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। एक बच्चा खिलौने साझा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बच्चा रेड लाइट पार नहीं करता क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता का उदाहरण है कि एक बच्चा रेड लाइट पार नहीं करता क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इसका व्याख्या। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता के उदाहरण के रूप में बताया गया है कि एक बच्चा रेड लाइट पार नहीं करेगा क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अगला प्रश्न। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। इसका व्याख्या। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अगला प्रश्न। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ऑप्शन है समाज के नियमों के अनुसार, स्वयं के मानकों और सिद्धांतों के अनुसार, माता पिता के विचारों के अनुसार, दोस्तों के दबाव में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के मानकों और सिद्धांतों के अनुसार। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में निर्णय स्वयं के मानकों और सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं। इसका व्याख्या। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है, न कि समाज के नियमों या दूसरों के विचारों के आधार पर। वह सही और गलत का निर्धारण अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार करता है। अगला प्रश्न। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है आज्ञाकारी और दंड उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता,
सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, कानून और व्यवस्था उन्मुखता, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, कानून और व्यवस्था उन्मुखता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की दो अवस्थाएं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता है। इसका व्याख्या, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अनुसार नियमों को कब तोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है, जब वे समाज के लिए फायदेमंद हो, जब वे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हों, जब पुलिस आसपास ना हो, जब माता पिता इसकी अनुमति दें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हों। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अनुसार नियमों को तब तोड़ा जा सकता है जब वे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हों। इसका व्याख्या, किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं और यदि कोई नियम किसी का नुकसान कर रहा है तो उसे तोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बचाई जा सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता में व्यक्ति किसके अनुसार व्यवहार करता है? ऑप्शन है, दूसरों के विचारों के अनुसार, समाज की अपेक्षा के अनुसार, स्वयं के नैतिक मानकों के अनुसार, कानून और व्यवस्था के अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के नैतिक मानकों के अनुसार। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता में व्यक्ति स्वयं के नैतिक मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसका व्याख्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता में व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ऑप्शन है, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कैरोल गिलिगन, सिगमंड फ्रायड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोल गिलिगन। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। इसका व्याख्या, कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहल वर्ग ने अपने प्रयोगों में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। अगला प्रश्न, कैरोल गिलिगन ने कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना का क्या कारण बताया? ऑप्शन है, उन्होंने केवल वयस्कों पर प्रयोग किया, उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, उन्होंने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल पुरुषों पर प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। कैरोल गिलिगन ने कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इसका व्याख्या, कैरोल गिलिगन ने तर्क दिया कि कोहल वर्ग ने अपने प्रयोगों में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी और उन्होंने पुरुष और महिला की नैतिक तर्क शक्ति में संस्कृति के अंतर को महत्व नहीं दिया। अब हम देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, भाषा और चिंतन हमेशा एक साथ होते हैं, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, चिंतन पहले आता है फिर भाषा, भाषा और चिंतन का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इसका व्याख्या, भाषा पर इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार पहले क्या आता है? ऑप्शन है भाषा, विचार, दोनों एक साथ, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आता है। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास को बाधित करती है, यह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, इसका संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह केवल सामाजिक विकास में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करती है? यह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। इसका व्याख्या, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अगला प्रश्न, निजी भाषण का उपयोग बच्चा किस लिए करता है? ऑप्शन है दूसरों से बात करने के लिए, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए, गाने गाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए। निजी भाषण का उपयोग बच्चा इसलिए करते हैं कि वे अपने ही कार्यों को निर्देश दे सकें। निजी भाषण को इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम देखेंगे नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न। नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जन्मजात सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत को जन्मजात सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्याख्या, नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत को जन्मजात सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में कौन सी डिवाइस होती है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है? एलईडी, एलबीडी, एलसीडी, एलएमडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में एलईडी डिवाइस होती है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। इसका व्याख्या, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नामक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। अगला प्रश्न, चॉम्स्की ने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चॉम्स्की ने भाषा के 2 स्तर बताए हैं। इसका व्याख्या, चॉम्स्की ने भाषा के 2 स्तर बताए हैं। पहला सतही संरचना और दूसरा है गहरी संरचना। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्याकरण को बाद में सीखा जाता है, व्याकरण जन्मजात होता है, व्याकरण का कोई महत्व नहीं है, व्याकरण को केवल स्कूल में सीखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण जन्मजात होता है। चॉम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण का अर्थ है व्याकरण जन्मजात होता है।
इसका व्याख्या, चौमस्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि व्याकरण जन्मजात होता है। अगला प्रश्न, सतही संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। यह भाषा सीखने का अंतिम चरण है। यह केवल व्याकरण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। सतही संरचना में बच्चा केवल ध्वनियों और शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझता। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।